रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 1 है। सो आज हम 26 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सम मेजर इकोसिस्टम्स। इस चैप्टर में हम कुछ जो बड़े बड़े इकोसिस्टम्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट इकोसिस्टम। आपने पिछले चैप्टर में आपने इकोसिस्टम के बारे में सीखा था। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर में हम इक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा क्लाइमेट और वेदर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने जस्ट इकोसिस्टम के बारे में लर्न किया था। इस चैप्टर में इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में भी देखेंगे और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में भी देखेंगे और क्लाइमेट और वेदर की डेफिनेशंस भी देखेंगे। लाइफ ऑन द अर्थ especially on the land is affected by both weather and climate। ये जो लाइफ है, लाइफ जो अर्थ के ऊपर है और ख़ास तौर पर किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। पानी में भी लाइफ होती है लेकिन वो लाइफ जो अर्थ के ऊपर है और अर्थ में स्पेशली लैंड, ड्राई लैंड, खुश्की के ऊपर है, उस लाइफ को कौन इफ़ेक्ट करता है, वेदर भी इफ़ेक्ट करता है और क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट करती है। सो लाइफ को कौन कौन इफ़ेक्ट करते हैं, वेदर और क्लाइमेट इफ़ेक्ट करते हैं। सो देखते हैं ये वेदर और क्लाइमेट क्या है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इनकी आपने डेफिनेशन देखनी है। वेदर की अगर बात करें, वेदर रेफर टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। ये जो वेदर है ना, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, थोड़े से वक्त के लिए क्या होती हैं, ये चेंजेस होती हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब थोड़े वक्त के लिए, फ्लक्चुएशन का मतलब तब्दीलियाँ। सो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं ये किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर, क्लाउड कवर के अंदर और विंड के अंदर और प्रेसिपिटेशन के अंदर। लाइक थोड़े से टाइम के लिए अगर टेम्परेचर में तब्दीली आ जाए, हवा में नमी जो होती है उसमें तब्दीली आ जाए, क्लाउड कवर बादलों में अगर कुछ चेंजेस आ जाए, हवा में तब्दीली आ जाए, या जो बारिश वगैरह होती है, बर्फ़बारी वगैरह होती है, उसमें अगर थोड़े से वक्त के लिए क्या आए, फ्लक्चुएशन आए, तो उस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को आप क्या कहते हो, वेदर कहते हो। सो जो मौसम होता है, वेदर होता है, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती हैं। ये वक्ती तब्दीलियाँ होती हैं, थोड़े से टाइम के लिए तब्दीलियाँ होती हैं टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, क्लाउड कवर में, विंड में, प्रेसिपिटेशन में। और कितने टाइम के लिए होती हैं, ओवर पीरियड ऑफ आवर्स और डेज। और ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, ये तो या तो घंटों के लिए हो सकती हैं या डेज़ के लिए हो सकती हैं, कुछ दिन के लिए हो सकती हैं। सो दे आर फॉर द पीरियड ऑफ आवर्स और फॉर द पीरियड ऑफ डेज। सो डेफिनेशन क्लियर कर लें। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन ओवर पीरियड ऑफ आवर्स और डेज। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आपने करनी है, वेदर की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती हैं। अब हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, क्लाइमेट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं आबो हवा। ये बेटा बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर, बेसिकली क्लाइमेट वेदर ही है और वेदर का ओवरऑल पैटर्न है, ठीक है। क्लाइमेट क्या है, ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर दैट प्रीवेल, जो कि किसी इलाके में मतलब स्प्रेड करती हैं, होती हैं, फ्रॉम ईयर टू ईयर, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी इन ए पर्टिकुलर रीजन। बेसिकली ये क्या है, ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर ही है। क्लाइमेट ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर ही है जो किसी इलाके में क्या करती हैं, प्रिवेल करती हैं। और कितने टाइम के लिए रह सकती हैं, ईयर टू ईयर भी रह सकती हैं, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी भी, सदियों तक भी ये तब्दीलियाँ बरकरार रहती हैं। सो आपने क्या देखी डेफिनेशन क्लाइमेट की, ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर। बेसिकली ओवरऑल ये पैटर्न है किसका, क्लाइमेट ओवरऑल पैटर्न है वेदर का, दैट प्रिवेल फ्रॉम ईयर टू ईयर, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी इन ए पर्टिकुलर रीजन। सो आपने सीखा ये लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन होती हैं जो साल तक भी रह सकती हैं और सेंचुरी टू सेंचुरी तक भी रह सकती हैं किसी ख़ास इलाके में। तो ये डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं, इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, सिस्टम इन द वाटर। सो इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम
डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम इज ए सिस्टम इन वाटर, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही इसकी। सिस्टम इन वाटर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट एक्सचेंज मटेरियल एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आल्सो टेक प्लेस विद इन द वाटर। हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम क्या है? सिस्टम इन वाटर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट एक्सचेंज मटेरियल। बेसिकली हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम क्या होता है? सिस्टम इन वाटर होता है और उसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें क्या करते हैं? एक्सचेंज मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आल्सो टेक प्लेस विद इन द वाटर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। 3 डेफिनेशन आपने अभी कवर किए हैं, इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, ये डेफिनेशन आपने क्लियर की, क्लाइमेट की क्लियर की और वेदर की क्लियर की। आगे चलते हैं। साल्ट वाटर ओशन एंड सी आर द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अब MCQs करने हैं आपने यहाँ पे। साल्ट वाटर ओशन एंड सी आर द लार्जेस्ट ecosystem on the earth, forming about 71% of its surface। ये जो हमारी पूरी अर्थ है इसमें जो 71% है वो कौन बनाते हैं? साल्ट वाटर ओशन एंड सी। साल्ट वाटर ओशन एंड सी, सिंपल आप समझें, ये जो समंदर हैं, ये जो सीज हैं, ये जो ओशंस हैं, ये हमारी ज़मीन का कितने फ़ीसद हिस्सा कवर करते हैं? 71% हिस्सा कवर करते हैं। ये MCQs आपने देखना है। और इनका वाटर जो होता है वो साल्टी वाटर होता है, मेरीन वाटर होता है, ये नमकीन पानी होता है। ठीक हो गया? कितने कवर करता है हमारी ज़मीन का, अर्थ का? 71%। ये एक MCQ देखा आपने। सो साल्ट वाटर ओशन एंड सी आर द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ये सबसे बड़े इकोसिस्टम है हमारी ज़मीन के ऊपर। फार्मिंग अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस। 71%, 71% हमारी सरफेस ऑफ अर्थ को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हमारी ज़मीन के सबसे बड़े इकोसिस्टम है। अब अगर फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर वो होता है जो रिवर्स के अंदर होता है, लेक्स के अंदर होता है, स्ट्रीम्स के अंदर होता है, पॉन्ड्स के अंदर होता है, जिसमें साल्ट क्या होते हैं? लेस होते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन कंट्रास्ट कवर लेस देन 1%। ये भी MCQs है। फ्रेश वाटर जो होगा वो इकोसिस्टम जो होगा वो कितने % होता है? लेस देन 1%। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लेस देन 1%। बाकी सी वाटर, द साल्ट वाटर ओशन एंड द सी, दे आर अबाउट 71%। द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, पानी की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पानी की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लैंड सम कॉमन फीचर टू द इक्वेटिक इकोसिस्टम। द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर। लैंड का मतलब अलाउ करना, पानी की मखसूस करैक्टर्स की वजह से, पानी की मखसूस खसूसियात की वजह से लैंड सम कॉमन फीचर टू द इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम को कुछ ख़ास फीचर मिल जाते हैं पानी की खसूसियात की वजह से, पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से लैंड मतलब अलाउ हो जाते हैं, मिल जाते हैं फीचर खसूसियात। किसको? इक्वेटिक इकोसिस्टम को। वो कौन कौन सी खसूसियात हैं? पहली खसूसियत टेम्परेचर है, दूसरी अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है और तीसरी न्यूट्रिएंट है। सो ये कौन कौन सी? न्यूट्रिएंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर। ये किसके फीचर्स हैं? ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के फीचर्स हैं या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के फीचर्स हैं। सो देखें, टेम्परेचर की अगर बात करें, वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर। याद रखना, वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर देन द एयर। जो वाटर है वो अपना जो टेम्परेचर है वो हवा के मुकाबले में क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करता है। सो टेम्परेचर इन इक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ मोर मॉडरेट टू सपोर्ट द लाइफ। लिहाजा जो पानी का इकोसिस्टम है और उसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज़्यादा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है। ये वाटर है और ये एयर है। जो आपने एक बात सुनी हुई है कि पानी देर बाद, ये क्या है? वाटर। पानी जो है वो देर बाद ठंडा होता है और देर बाद गर्म होता है। हवा जल्दी ठंडी हो सकती है या जल्दी गर्म हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर देन द एयर। जो वाटर होगा वो हवा के मुकाबले में अपना टेम्परेचर क्या करेगा? स्लोअर चेंज करेगा। इसी वजह से
क्या हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर होता है इकोसिस्टम के अंदर वो ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा मॉडरेट होता है लाइफ को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जबकि अगर सपोज़ मैं बात करूं गर्मियों के डेज़ हों, समर का सीज़न चल रहा हो, तो उसके बाद 12 बजे अगर आप 11 बजे अगर आप बाहर निकलते हैं तो हवा का टेम्परेचर 42 होता है, तो उस टाइम पानी का कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चेंज होता जाएगा। उसके बाद 1 बजे हवा का 45 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा। उसके बाद शाम के टाइम अगर हवा का 35 हो गया तो पानी का कितना होता है, 45 होता है। सो वाटर जो है वो देर बाद ठंडा और देर बाद गर्म होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर देन द एयर। क्या हवा और अगर वाटर हो दोनों को मतलब सूरज क्या करे, हीट करे, तो कौन सी चीज़ अपना टेम्परेचर जल्दी चेंज करेगी? हवा अपना टेम्परेचर जल्दी चेंज कर लेगी, वाटर अपना जो टेम्परेचर है वो देर बाद चेंज करेगा। सो वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर देन द एयर। वाटर अपना टेम्परेचर हवा के मुकाबले में स्लोली चेंज करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन इक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ मोर मॉडरेट टू सपोर्ट लाइफ। लिहाजा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा अच्छी सपोर्ट कर सकता है जानदारों को। आगे अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऑल्दो वाटर मे अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट। अगरचे पानी जो होता है हमें क्या दिखाई देता है, क्वाइट ट्रांसपेरेंट, शफाफ दिखाई देता है। इट अब्जॉर्ब ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी। ये पानी काफ़ी सारी लाइट एनर्जी जज़ब करता है। दैट सस्टेन लाइफ, जो ज़िंदगी को क्या रखती है, बरकरार रखती है। अगरचे ऑल्दो वाटर में अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, अगरचे पानी हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। इट अब्जॉर्ब कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, ये काफ़ी सारी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और वही जो लाइट एनर्जी जो पानी ने अब्जॉर्ब की है वो नीचे जाएगी और क्या करेगी, लाइफ को सस्टेन करेगी, ज़िंदगी को बरकरार रखेगी। सो लाइट एनर्जी क्या करती है, ज़िंदगी को बरकरार रखती है। और वो लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, सूरज से आती है। उसको जज़ब कौन करता है, पानी जज़ब करता है। इवन इन द क्लियरेस्ट वाटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज रैपिडली विद द डेप्थ। अब बात करते हैं जैसे जैसे ये सूरज की रोशनी है और ये पानी है, जो उसने वो कह रहा है कि जितना भी क्लियर पानी हो, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे पानी की डेप्थ बढ़ती जाती है, लाइट इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, जो ऊपर का पानी होगा वहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो निचला पानी है उस पर लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, पानी की डेप्थ बढ़ती जाती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, कम होती जाती है, चाहे वो पानी साफ़ सुथरा ही क्यों ना हो। सो इवन इन द क्लियरेस्ट वाटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज रैपिडली विद द डेप्थ। साफ शफाफ पानी ही क्यों ना हो, पानी की गहराई के साथ साथ, पानी की डेप्थ के साथ साथ जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो शुरू में क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जब डेप्थ बढ़ जाए तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो एट द डेप्थ ऑफ 600 फीट और मोर ए लिटिल लाइट इज़ लेफ्ट टू पावर फोटोसिंथेसिस। सो अगर हम बात करें 600 फीट की, पानी की गहराई में चले जाते हैं और 600 फीट या उससे अगर ज़्यादा फासला हो जाए तो फिर बहुत कम लाइट नीचे पहुंच रही होती है, और जब लाइट कम पहुंचेगी नीचे तो वो पावर नहीं दे सकेगी फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी नहीं होगी। सो नीचे गहराई पे फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। सो आपने क्या देखा, आपने कहा ऑल्दो वाटर में अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, इट अब्जॉर्ब ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एंड दैट लाइट एनर्जी देन सस्टेन द लाइफ। इवन इन द क्लियरेस्ट वाटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज rapidly with the depth. So at the depth of about 600 feet or more a little light is left to power photosynthesis. 600 फीट या उससे अगर ज़्यादा, मतलब आप नीचे जाते हो, गहराई में जाते हो, फीट से ज़्यादा गहराई में जाते हो, तो लाइट बहुत कम नीचे पहुंच रही होती है, जो फिर फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं कर सकती, उसको पावर नहीं दे सकती, उसको सही तरीके से चला नहीं सकती, तो नीचे जाके फोटोसिंथेसिस का अमल फिर नहीं होगा। तीसरी खसूसियत क्या होती है, न्यूट्रिएंट, हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की, इक्वेटिक इकोसिस्टम की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रिएंट, ग़िज़ाई मादे, ग़िज़ाई अज्जा। द न्यूट्रिएंट इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम टेंड टू बी
बी कंसनट्रेटेड नियर द बॉटम सेडिमेंट। जो न्यूट्रिएंट होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के वो कंसनट्रेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। कहाँ पे? नियर द बॉटम सेडिमेंट, जो निचले सेडिमेंट होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा हो जाते हैं। सपोर्टिंग लाइफ, और वहाँ पे लाइफ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। वेयर लाइट लेवल ऑफन आर टू लो टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। तो क्योंकि वहाँ पे लाइट तो बहुत कम होती है, निचले लेवल पे जाके बॉटम सेडिमेंट में जाके जो बिल्कुल बॉटम है पानी का, वहाँ पे लाइट तो कम होगी, लिहाजा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो वहाँ के जानदार किससे ज़िंदा रहेंगे? वो न्यूट्रिएंट से ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या देखा? द न्यूट्रिएंट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम टेंड टू बिकम कंसनट्रेटेड नियर द बॉटम सेडिमेंट। जो न्यूट्रिएंट होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दे टेंड टू बी कंसनट्रेटेड, वो ज़्यादा होते हैं नियर द बॉटम सेडिमेंट, बॉटम सेडिमेंट पे वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? और वहाँ पे क्या करते हैं? सपोर्टिंग लाइफ, लाइफ को जाके सपोर्ट करते हैं। जो जानदार हैं वो जानदार इनको यूज़ करते हैं। क्यों? वेयर लाइट लेवल ऑफन आर टू लो टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि वहाँ पे लाइट का लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वहाँ पे नहीं होती। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फिर जानदारों को हमने ज़िंदा रखना है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट क्या कर जाते हैं? कंसनट्रेट कर जाते हैं। कहाँ पे? इन द बॉटम सेडिमेंट्स। तो ये बेटा आज आपका लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर नंबर 26 का। अल्लाह हाफिज़।